एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो कि बंद भाग्य के ताले खोल देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मनोविज्ञान कक्षा 11 मनोविज्ञान की पुस्तक से इकाई 2 मनोविज्ञान की विधियां जो अपन ने स्टार्ट कर दी थी। इससे पहले अपन ने इकाई 1 कंप्लीट कर ली थी। इकाई 2 की जो है अपन ने बहुत सारी विधियाँ कंप्लीट कर ली थी और आज अपन पढ़ेंगे मनोविज्ञान की विधियों में से एक विधि है प्रयोगात्मक विधि और एक विधि अपन पढ़ेंगे अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड की, प्रयोगात्मक विधि की अपन बात करते हैं। तो प्रयोगात्मक विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड इंपॉर्टेंट विधि है, आपको ध्यान में रखना है। नाम प्रयोगात्मक विधि है लेकिन थोड़ा सा इसको अपन थ्योरेटिकल रूप से सांख्य की विधि के समान समझने की कोशिश करेंगे और ये आसानी से अपने को समझ में आ जाएगी कि ये विधि है क्या। जैसा कि नाम से पता चल रहा है प्रयोगात्मक विधि, यानी कि इस विधि का जो मुख्य आधार होता है वो होता है प्रयोग। इस विधि की बात करें तो ये संरचनावादियों की विचारधारा पर आधारित विधि है। संरचनावादी में जो मुख्य आते हैं विलियम वुंट और टीचनर। इसके बाद में जो अपन अंतर्दर्शन विधि पढ़ेंगे तो विलियम वुंट और टीचनर के द्वारा जो विधि दी गई है वो कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि। तो ये विधि अलग है और वो विधि अलग है। हालांकि ये उन विचारधारा पर आधारित है। क्यों? क्योंकि विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है प्रयोग के बारे में बताया गया है। और यहाँ अपन इस विधि की बात करें प्रयोगात्मक विधि की, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रयोगात्मक विधि है क्या। तो ध्यान में रखना है, प्रयोगात्मक विधि वह विधि होती है जिसका मुख्य आधार प्रयोग होता है। अगर प्रयोग की बात करें तो प्रयोग क्या होता है? तो नियंत्रित परिस्थितियों में रहकर सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से किसी समस्या या परिस्थिति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रयोग कहते हैं। ध्यान में रखना है, प्रयोग किसे कहते हैं? तो नियंत्रित परिस्थितियों में रहकर सुव्यवस्थित तरीके से किसी समस्या या विषय वस्तु या मानसिक प्रक्रिया या व्यवहार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोग कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से नियंत्रित परिस्थितियों में रहकर सुव्यवस्थित तरीके से समस्या हो, चाहे कोई विषय वस्तु हो, कोई टॉपिक हो, कोई घटना हो, कोई मानसिक प्रक्रिया हो, चाहे वो व्यक्ति का व्यवहार हो, मानव का व्यवहार हो, जीव का व्यवहार हो, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है सिस्टमेटिक तरीके से नियंत्रित परिस्थितियों में, उसे प्रयोग कहते हैं। और प्रयोग का जिस आधार मानते हैं अपन, जिस विधि को काम में लेते हैं, उस विधि को अपन कहते हैं प्रयोगात्मक विधि। तो ध्यान में रखना दोस्तों, प्रयोगात्मक विधि का मुख्य आधार प्रयोग होता है। और प्रयोग की बात करें तो नियंत्रित परिस्थितियों में रहकर सुव्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रयोग कहते हैं। अब बात करें कि प्रयोग में होता क्या है, तो प्रयोग के अंदर मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिसमें चरों को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? चरों को शामिल किया जाता है। यहाँ पे आपके पुस्तक में इस विधि के तहत 3 चर बता रखे हैं। मानव के व्यवहार के अध्ययन के अंदर अपन 3 चरों को काम में लेते हैं। तो ध्यान में रखना है, प्रयोगात्मक विधि की बात करें तो प्रयोगात्मक विधि में बात करें तो इस विधि में व्यवहार का अध्ययन चरों के माध्यम से किया जाता है। तो पहले तो इस चीज को समझो कि प्रयोगात्मक विधि क्या है। तो ऐसी विधि जिसमें का मुख्य आधार क्या होता है? प्रयोग होता है। प्रयोग क्या होता है? तो नियंत्रित परिस्थितियों में जो अपन व्यवहार का अध्ययन करते हैं वो क्या होता है? प्रयोग होता है। इस विधि में व्यवहार के अध्ययन करने में किसको शामिल किया जाता है? चरों को शामिल किया जाता है। अब ये चर क्या है? तो चर को जो अपन इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल चर। इस विधि में चरों को शामिल किया जाता है। चरों की बात करते हैं तो चर होते क्या हैं? तो ध्यान में रखना है, चर किसी घटना, समस्या
परिस्थिति, इनसे संबंधी या व्यक्ति के व्यवहार से संबंधी जो गुण होते हैं उसको इस विधि में क्या कहा गया है, चर कहा गया है। ध्यान में रखना, चर क्या होते हैं, तो किसी समस्या, घटना या व्यक्ति आदि के गुणों को चर कहा जाता है जिसे अध्ययन में शामिल किया गया हो। क्लियर है? तो चर, इस विधि में व्यवहार का अध्ययन करने हेतु चरों को माध्यम से किया जाता है। और चर क्या होते हैं, तो किसी समस्या, घटना, व्यक्ति, इनसे संबंधी जो गुण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, जिसका प्रयोग अपन किसमें करते हैं, अध्ययन में करते हैं। तो कितने प्रकार के चर होते हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। 3 प्रकार के चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चर होता है और एक संगत चर होता है, जिनका प्रयोग प्रयोगात्मक विधि में किया जाता है। अपन बात करें चरों के प्रकार की, तो एक मनोवैज्ञानिक विधि के अंदर चरों के प्रकार में से मुख्यतः 3 प्रकार जो है काम में लिए जाते हैं। इन 3 में 2 ही काम में लिए जाते हैं। बहुत सी किताबों में आपको 2 ही मिलेगा, लेकिन अपनी पुस्तक के अंदर 11वीं किताब में 3 प्रकार दे रखे हैं। तो 3 प्रकार आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले स्वतंत्र चर जिसको अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कह सकते हैं। एक है आश्रित चर डिपेंडेंट कह सकते हैं इसको। और एक होता है संगत चर। ध्यान में रखना, इस स्वतंत्र चर को नियंत्रित चर भी कहते हैं, नियंत्रित चर भी कहा जाता है। इसको नियंत्रण चर भी कहा जाता है। इसको बहिरंग चर भी कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको रिलीवेंस वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसको स्वतंत्र चर या नियंत्रित चर कहते हैं। इसको आश्रित चर कहते हैं। इसको संगत चर के लो, नियंत्रित चर के लो, बहिरंग चर के लो। अब ये चर है क्या, तो ध्यान में रखना है। स्वतंत्र चर की बात करें जिसे नियंत्रित चर कहते हैं, तो स्वतंत्र चर वह चर होता है जिसमें प्रयोगकर्ता अपने अनुसार जोड़ तोड़ कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। पहले इसको समझो, अगर आपने चर को नहीं समझा तो ये चीज़ नहीं समझ में आएगी कि तो चर क्या है। चर किसी व्यक्ति हो सकता है, समस्या हो सकती है, घटना हो सकती है, उससे संबंधित गुण होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो यहाँ पे स्वतंत्र चर क्या है, ऐसे गुण या ऐसी चीज जिसको प्रयोगकर्ता क्या कर सके, उसमें जोड़ तोड़ कर सके। प्रयोगकर्ता जिसमें परिवर्तन कर सके। यानी कि स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जिसमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ कर सके, जिसके अंदर परिवर्तन कर सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर कहते हैं। बात करते हैं अपन डिपेंडेंट चर की, तो आश्रित चर वे होते हैं या ये वे गुण होते हैं, गुण ही तो है चर, ये वे गुण होते हैं कि जो कि स्वतंत्र चर पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। यानी कि इनका जो परिवर्तन होता है, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, वो किस पर आश्रित रहता है, स्वतंत्र चर पे। तो आश्रित चर वे चर होते हैं जो कि किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, स्वतंत्र चर पर डिपेंडेंट रहते हैं। इस आश्रित चर के द्वारा पूर्व कथन किया जाता है, प्रकल्पना की जाती है, ठीक है, पहले से अनुमान लगाया जाता है, किसके द्वारा, आश्रित चर के द्वारा। और सामान्यतः विधि के अंदर ये दोनों ही चर काम में लिए जाते हैं। तो ये कितने हो गए, मुख्य रूप से 2 गए, टोटल कितने बता रखे हमने किताब में, 3, एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर। स्वतंत्र चर जिसमें प्रयोगकर्ता क्या कर सकता है, जोड़ तोड़ कर सकता है, और आश्रित चर जो कि स्वतंत्र चर पर क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है, आश्रित रहता है। संगत चर, नियंत्रण चर या बहिरंग चर वह होता है जिस पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है, जिसको अपन और क्या कह सकते हैं, रिलीवेंस वेरिएबल कहते हैं। तो प्रयोगकर्ता का जिन चरों पर, जिन गुणों पर नियंत्रण होता है, ऐसे चरों को अपन क्या कहते हैं, संगत चर कहते हैं। तो एक विधि में मुख्य रूप से 2 चर काम में लिए जाते हैं, एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चर होता है, और साथ में तीसरा चर और बता रखा है, संगत चर, जिसमें प्रयोगकर्ता का पूर्णतः क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो ये 3 जो लाइनें हैं वो आपको इंपॉर्टेंट है। एक पहली लाइन, स्वतंत्र चर कौन से होते हैं, जिसमें प्रयोगकर्ता क्या कर सकता है, जोड़ तोड़ कर सकता है, आश्रित चर जिसमें पूर्व कथन किया जा सकता है, और संगत चर जिसमें प्रयोगकर्ता का क्या होता है, नियंत्रण होता है।
जैसे एक छोटा सा जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें अपन देखते हैं कि स्वतंत्र चर व आश्रित चर कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल है, एक प्रयोगकर्ता सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार के प्रभाव को जानना चाहता है। यानी कि एक प्रयोगकर्ता वो ये जानना चाहता है कि पुरस्कार का सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये जो सीखने की प्रक्रिया है इसे हम क्या कहेंगे, आश्रित चर कहेंगे। क्या कहेंगे, आश्रित चर, क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, ये पुरस्कार पर डिपेंड है। और पुरस्कार को हम क्या कहेंगे, पुरस्कार को अपन कहेंगे स्वतंत्र चर। क्या कहेंगे, स्वतंत्र चर। तो ये तीन जो है चीज़ें ध्यान में रखनी है। नियंत्रित परिस्थितियों पर अपन जो व्यवहार का अध्ययन करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, प्रयोग कहते हैं। और प्रयोगात्मक विधि का मुख्य जो आधार होता है वो प्रयोग होता है, जिसके अंदर जो है चरों के माध्यम के आधार पर जो है इस विधि को प्रयोग में लिया जाता है। 3 चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और तीसरा चर है संगत चर, जिसे और किस नाम से जानते हैं, नियंत्रण चर के नाम से भी जानते हैं और बहिरंग चर के नाम से भी जानते हैं। तो ये छोटी सी विधि है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल किया जाता है। अब इस विधि के अपन देख लेते हैं गुण क्या है, दोष क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रयोगात्मक विधि के गुण। प्रयोगात्मक विधि के गुण की बात करें सबसे पहले तो ध्यान में रखना है, यह है विधि मनोविज्ञान में प्रमुख विधियों में से एक मानी जाती है। यानी कि बहुत सारी अपन मनोविज्ञान में विधियां पढ़ते हैं, उसमें प्रमुख विधियां जो अच्छी विधियां हैं उनमें से एक विधि मानी जाती है आपकी एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि प्रयोगात्मक विधि। क्योंकि ये वैधानिक मानी गई है, सार्वभौमिक मानी गई है, इसमें वस्तुनिष्ठता का गुण होता है, वैधता का गुण होता है। और इसके बाद में जितनी भी सांख्यिकी विधियां जो जिसकी उत्पत्ति इसके बाद में हुई है उनका कहीं ना कहीं जो आधार है वो यही विधि है। इसी विधि को आधार माना जाता है। बहुत सी सांख्यिकी विधि का आधार प्रयोगात्मक विधि होती है। तो ध्यान में रखना है, यह विधि मनोविज्ञान में प्रमुख विधियों में से क्या मानी जाती है, एक मानी जाती है। यह है वैधानिक विधि है, वैधानिक विधि है। ये कैसी विधि है, वैधानिक विधि है। क्यों, क्योंकि इस विधि में व्यवहार का अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। ये व्यवहार का अध्ययन किया जाता है नियंत्रित परिस्थितियों में। प्राणी हो, जीव हो, मनुष्य हो, जंतु हो, कोई भी हो, किसी भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है। इसलिए इस विधि को अपन क्या कहते हैं, वैधानिक विधि कहते हैं। और इस विधि के अन्य गुण की बात करें तो इस विधि में पुनरावृत्ति का गुण पाया जाता है। एक्सपेरिमेंटल में एक गुण ये भी है कि इस विधि में पुनरावृत्ति का गुण पाया जाता है। अगर मान लो एक शोधकर्ता के द्वारा इस विधि का अपनाया गया है, उसने कुछ निष्कर्ष दिए हैं, अगर उस निष्कर्ष में अगर शंका हो तो पुनः इस विधि में पुनरावृत्ति की जा सकती है। इस विधि का दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, उन चरों में दोबारा परिवर्तन किया जा सकता है। तो यह एक जो है गुण आपको ध्यान में रखना है इस विधि का, कि इस विधि में पुनरावृत्ति का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो इस विधि में कार्य एवं कारणों का शुद्ध अध्ययन किया जाता है। इस विधि में कार्य एवं कारणों का शुद्ध अध्ययन किया जाता है। यानी कि जिस कार्य पर अपन प्रयोग कर रहे हैं
किस कारणों के लिए अपन प्रयोग कर रहे हैं, तो उन दोनों के मध्य शुद्ध अध्ययन किया जाता है, इनके संबंधों के मध्य शुद्ध अध्ययन किया जाता है। ये भी इस विधि का एक प्रमुख क्या है, गुण है। तो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, इस विधि मनोवैज्ञानिक में क्या मानी जाती है, प्रमुख विधियों में से एक मानी जाती है। कैसी विधि है, वैधानिक विधि है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, नियंत्रित वस्तु में किया जाता है। इस विधि में पुनरावृत्ति का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। और इस विधि में वस्तुनिष्ठता, वेदता, विश्वसनीयता आदि गुण पाए जाते हैं। ध्यान में रखना है, इस विधि में वस्तुनिष्ठता, वेदता, विश्वसनीयता इस प्रकार के गुण भी पाए जाते हैं। तो अब इस विधि में इतनी सर्वश्रेष्ठ विधि होने के बाद में भी, प्रमुख विधि होने के बाद में भी कुछ इसकी सीमाएं हैं, कुछ इसकी जो है परिसीमाएं हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। तो अपन बात करते हैं इस विधि की कमियां के लो, परिसीमाएं के लो, सीमा के लो, हानि के लो, अवगुण के लो। तो अब बात करते हैं अपन इस विधि के अवगुण। प्रयोगात्मक विधि के दोष, डीमेरिट्स। सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जब अपन चर लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं या जो आंकड़े लेते हैं, तो बहुत बार क्या होता है प्रयोगात्मक विधि में परिस्थितियां कृत्रिम बन जाती है, यानी कि जब अपन प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो परिस्थितियां जो है, समस्याएं वो कृत्रिम बन जाती है, नेचुरल नहीं रहती है, स्वाभाविक नहीं रहती है। इसके कारण इसके द्वारा जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं उनमें त्रुटि होने की क्या होती है, संभावना होती है। इसके अलावा बात करें अपन इस विधि में यदि प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रहों से ग्रसित है तो भी परिणाम त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं या होंगे। अगर जो प्रयोग करता है वो जिस एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिस व्यवहार के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिन चरों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अगर उसकी पहले से ही कोई धारणा है, पहले से ही उसका कोई मत है, कोई पहले से ही विचार है, पूर्वाग्रह से वो ग्रसित है, तो वहाँ पे भी इसके द्वारा जो प्राप्त निष्कर्ष होंगे उसमें भी त्रुटि होने की क्या होगी, संभावना होगी। और अगर बात करें इस विधि में, तो यह विधि पशुओं पर और मनुष्य पर भिन्न भिन्न प्रकार से लागू होती है। इसको समझो, ये विधि पशुओं पर अलग तरीके से लागू होती है, मनुष्य पर अलग होती है, लेकिन इस विधि का प्रयोग अपन पशुओं पर, मानवों पर एक समान करते हैं। जैसा कि अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कोरोना वैक्सीन का जो निर्माण किया गया, तो उसका जो ट्रायल किया गया शुरुआत में किस पे किया गया, बंदरों पर किया गया, पशुओं पर किया गया। उसी प्रकार से अपन कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप जो मेडिकल की जो लेबोरेटरी उसमें जाओगे, लैब में जाओगे, तो वहाँ पे पशुओं के साथ क्या किया जाता है, चीरफाड़ की जाती है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जबकि ऐसा मनुष्य के साथ, मनुष्य के शरीर के साथ करना क्या नहीं होता है, संभव नहीं होता है। कभी आपने देखा नहीं होगा कि मनुष्य के शरीर के जो चीरफाड़ करके और उसका क्या किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, नहीं। किस पे किया जाता है, पशुओं पे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज़ पशुओं पे हमेशा लागू हो वही चीज़ मनुष्य पर भी हमेशा लागू हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए भी बहुत सी बार इसके परिणाम में त्रुटियां होने की क्या होती है, संभावना होती है। तो ये छोटी सी विधि है प्रयोगात्मक विधि, जिसमें आपको ध्यान में रखना है, इसके 3 चर ध्यान में रखने हैं, इसके गुण ध्यान में रखने हैं, और इसके जो अवगुण है, इसके जो दोष है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट विधि, वो है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि, या इसको अपन और क्या कह सकते हैं, अंतर्निरीक्षण विधि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अंतर्दर्शन विधि या अंतर्निरीक्षण विधि की बात करें तो सबसे पहले ध्यान में रखना, इसको अंतर्निरीक्षण विधि भी कहते हैं। अंतर्दर्शन या अंतर्निरीक्षण का मतलब होता है
अंदर की तरफ देखना, अंदर की तरफ देखना, या यूं कह लीजिए दूसरे शब्दों में स्वयं का निरीक्षण करना, निरीक्षण करना। अंतर्दर्शन विधि ये प्राचीनतम विधियों में से एक विधि मानी जाती है जो कि संरचनावादी की विचारधारा पर आधारित है। अगर अपन बात कर ले में अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो प्रतिपादक में विलियम वुंट एवं टीचनर का नाम आता है। यानी कि ये विलियम वुंट और टीचनर के द्वारा दी गई है। यह है संरचनावादी विचारधारा पर आधारित विधि है, आधारित विधि है। इससे पहले भी अपन ने देखा था प्रयोगात्मक विधि भी संरचनावादी विचारधारा पर आधारित है, क्योंकि विलियम वुड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। और ये विधि जो है प्राचीनतम विधियों में से एक विधि मानी जाती है। कौन सी विधि है? अंतर्दर्शन विधि। और यहाँ तक कि मनोविज्ञान की प्राचीन विधि भी यही मानी जाती है, क्योंकि पहले जब अपन पढ़ते हैं मनोविज्ञान का इतिहास तो पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी मनोविज्ञान। फिर उसके बाद में मनोविज्ञान 1879 के बाद में विलियम वुंट के प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने के पश्चात में मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बनता है। उसी समय ये विधि आती है जिसे अपन बोलते हैं अंतर्दर्शन विधि, अंतर्निरीक्षण विधि। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट और टीचनर है। इन संरचनावादियों की विचारधारा थी कि जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन किया जाता है और चेतना के इन्होंने 3 तत्व बताए थे। इन्होंने क्या कहा था? मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। और चेतना के इन्होंने तत्व बताए थे। कितने बताए थे? 3 बताए थे। 3 तत्व कौन कौन से बताए थे? एक बताए संवेदन, भाव या अनुराग, प्रतिमा या प्रतिबिंब, जिसके बारे में अपन ने पहले बात कर लिया था। मनोविज्ञान के संप्रदाय टॉपिक में अपन ने बात की थी कि चेतना के इन्होंने 3 तत्व बताए थे और इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान। इनकी क्या विचारधारा थी कि जो भी व्यक्ति सोचता है, उसके दिमाग में कोई बात आती है तो मस्तिष्क के अंदर जो छवि बन जाती है, इसको इन्होंने चेतना के रूप में परिभाषित किया था। और इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान इसी चेतना के तत्वों का क्या है? विज्ञान है। मनोविज्ञान में इसी चेतना के तत्वों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ऐसे किनकी विचारधारा थी? संरचनावादी विचारधारा थी। अब इस विधि की बात करें तो इस विधि में क्या होता है? इस विधि का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में भी किया जाता है। ध्यान में रखना है, व्यक्तित्व मापन में इस विधि में जिस विषय से व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है या जिस विषय पर विधि का प्रयोग किया जा रहा है, उस व्यक्ति से स्वयं से खुद की अनुभूतियों के निरीक्षण करवाया जाता है, खुद की अनुभूतियों के बारे में लिखवाया जाता है, खुद की अनुभूतियों के बारे में जाना जाता है। उस विषय से अनुभूतियों को जानकर फिर उसका जो मूल्यांकन किया जाता है, ऐसी विधि है आपकी अंतर्दर्शन विधि। यानी कि है क्या इस विधि के अंदर? इस विधि में अनुभव करता भी खुद व्यक्ति होता है और उस अनुभव का निरीक्षण जो करता होता है वो भी वो खुद ही होता है। उसके बाद में जो अनुभव वो प्रस्तुत करता है उसके आधार पर इस विधि को अपनाते हुए मूल्यांकन किया जाता है, अंतर निरीक्षण किया जाता है। ऐसी विधि है जिसको अपन बोलते हैं अंतर्दर्शन या अंतर्निरीक्षण विधि। वर्तमान में जब से मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, तब से इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, यह भी प्राचीनतम विधियों में से एक है, प्रमुख विधियों में से एक है, क्योंकि इसी विधियों पे बहुत सारी विधियां क्या है? आधारित है। तो ध्यान में रखना, ये मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधियों में से एक मानी जाती है। अगर अपन बात करें इस विधि के गुण क्या है, दोष क्या है, तो इस विधि को आप समझ गए होंगे। इस विधि में अंतर्दर्शन यानी कि खुद के निरीक्षण के बारे में कहा जाता है, खुद की अनुभूतियों के बारे में कहा जाता है। ये लोग मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहते हैं। जैसे ये कहते हैं कि जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि जैसे कोई व्यक्ति है, रास्ते में जा रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ पे किसी की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। तो उस व्यक्ति को वो देखते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे विचार आ जाते हैं कि यार कैसे इसकी मृत्यु हुई होगी, इसके परिवार वालों के साथ कैसे क्या बीतेगी, किस प्रकार से जो है एक्सीडेंट हुआ होगा, कौन सी गाड़ी जो है एक्सीडेंट करके गई है, ऐसा पहले भी मैंने जो है एक्सीडेंट देख रखा है। इस प्रकार से उस व्यक्ति के दिमाग में तरह तरह की बातें आती है। उसे उस चीज़ को, उस अनुभूति को इन्होंने क्या कहा था? चेतना कहा था। और इन्होंने कहा था कि वही चेतना जो है उसी का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। लेकिन ध्यान में रखना है, इस विधि में क्या है? गुण भी है और इस विधि में क्या है? अवगुण भी है, दोष भी है। सबसे पहले अपन इसके गुण या मेरिट्स की बात कर लें तो इसमें व्यक्ति की
मानसिक क्रियाओं या प्रक्रियाओं का इच्छाओं या भावों का अध्ययन किया जाता है। ये इसका सबसे बड़ा गुण है, किया जाता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है, कैसी उसकी इच्छाएं हैं, कैसे उसके भाव है, संवेग है, उसका अध्ययन इस विधि के द्वारा किया जाता है। एक गुण की बात करें तो ये विधि कैसी विधि है? आत्मनिष्ठ विधि। अब ध्यान में रखना, ये गुण नहीं है, अवगुण है। लेकिन गुण के रूप में क्यों लिख रहे हैं? तो ये अवगुण भी है और गुण भी है। इस विधि के गुण के रूप में बात करें, यदि मान लो जिस व्यक्ति का अपन अध्ययन कर रहे हैं, इस विधि का जिस व्यक्ति पर अपन प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, निष्पक्ष रूप से छोड़ दिया जाए, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाले, उसके बाद में अगर वो खुद की अनुभूतियों का वर्णन करता है, खुद की अनुभूतियों को निरीक्षण करके प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पे इस विधि के अंदर जो परिणाम आते हैं वो विश्वसनीय होते हैं, वेद होते हैं। लेकिन आत्मनिष्ठ विधियां में क्या होता है कि व्यक्ति के खुद के प्रभाव का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जब खुद के प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, वो भेदभाव कर देता है, तो वहाँ पे जो विधि है उसके परिणाम जो है वो त्रुटिपूर्ण होंगे। लेकिन इसके परे अपन बात करें, जिस व्यक्ति को अपन ने स्वतंत्र छोड़ दिया, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं और उसको कह दिया कि तू जो है अपनी अनुभूतियों को क्या कर, प्रस्तुत कर, निरीक्षण कर, तो वहाँ पर ये विधि क्या हो जाती है? अच्छी विधि आ जाती है। वहाँ पर उस विधि का ये क्या हो जाता है? एक गुण हो जाता है। और नेक्स्ट बात करें तो यह है एक कैसी विधि है? प्राचीनतम विधि है। यह है कैसी विधि है? प्राचीनतम विधि है, जिसमें बहुत सारी जो वर्तमान की जो विधियां हैं, आधुनिक विधियां हैं, इसी विधि पर आधारित है। इसी विधि ने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक विज्ञान का दर्जा दिलाया था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने में ये विधि सहायक हुई थी। इसलिए ये भी एक इसके क्या है? गुण है। तो ध्यान में रखना, मानसिक क्रियाओं, इच्छाओं, भावों आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। आत्मनिष्ठ विधि है। आत्मनिष्ठ विधि को अगर अच्छे से अपन प्रयोग लेते हैं तो यहाँ पे जो निष्कर्ष परिणाम आते हैं वो विश्वसनीय होते हैं, और ये प्राचीनतम विधियों में से क्या है? एक है। फिर इसके अपन दोष की बात करें, अवगुण की बात करें, डिमेरिट्स की बात करें, तो इसमें ध्यान में रखना है वही दोष। सबसे पहले वही ले लेते हैं कि ये कैसी विधि है? आत्मनिष्ठ विधि है। आत्मनिष्ठ विधि है, तो ये गुण भी है और ये दोष भी है। अब दोष क्यों है? कि व्यक्ति खुद के बारे में बताना चाह रहा है, खुद का निरीक्षण कर रहा है, तो गलत गलत बातों को छुपा लेगा और अच्छी अच्छी बातों को क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। तो वहाँ पे ये इस विधि का क्या हो जाता है? दोष हो जाता है। तो ये कैसी विधि है? आत्मनिष्ठ विधि है, इसलिए इसका क्या है? दोष है। बहुत सी बार क्या होता है? स्वयं के स्वभाव को अच्छे से नहीं बता पाना संभव होता है। बहुत सी बार खुद के स्वभाव को, अपन खुद की आदतों को नहीं बता सकते हैं। अपने को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, कौन सी चीज़ कितनी अच्छी लगती है। जैसे किसी को मूली खाना जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो किसी को मूली खाना अच्छा नहीं लगता है। किसी को इतना अच्छा लगता है लेकिन वो उसको जाहिर नहीं कर सकता है, और किसी को कितना बुरा लगता है तो उसको जाहिर नहीं कर सकता है। तो बहुत सी बार स्वभाव को अच्छे से बता पाना क्या नहीं होता है? संभव नहीं होता है। ये भी इसकी क्या है? दोष है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखना है, इस विधि को छोटे बालक या पागलों या पशु पक्षियों पर लागू करना संभव नहीं है। जाहिर सी बात है, अब छोटे बच्चे पर अगर अपन इसको विधि को अपनाएंगे, पागलों पर अपनाएंगे, पशु पक्षियों पर अपनाएंगे, तो वो अपने खुद के जो विचार है, खुद की जो अनुभूतियां हैं, चेतन अनुभूतियां हैं, उनका वो निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, उनको वो नहीं बता सकते हैं। इसलिए ये विधि उन पर क्या नहीं होती है? कारगर नहीं होती है। और एक और अपन दोष की बात कर ले हैं तो इसमें अनुभव एवं अनुभूतियों का निरीक्षण करने वाला एक ही होता है। ये भी इसका दोस्त है। यानी कि मैं ही तो अपने खुद की अनुभूतियों का निरीक्षण कर रहा हूँ और मैं ही उनका क्या कर रहा हूँ? प्रस्तुत कर रहा हूँ। यानी कि मैं खुद ही अपनी अनुभूतियों की जांच करूँगा, खुद ही अपनी अनुभूतियों को प्रस्तुत करूँगा। तो यहाँ पे अनुभव करने वाला
और अनुभूतियों का निरीक्षण करने वाला वो क्या होता है, एक ही होता है। ये भी इस विधि का क्या है, एक दोष है। तो ये भी एक छोटी सी विधि थी। तो ध्यान में रखना है कि एक तो अपन ने पढ़ी थी प्रयोगात्मक विधि, ये भी इंपॉर्टेंट विधि है, और एक अपन ने पढ़ी थी अंतर्दर्शन विधि, ये भी आपकी छोटी सी विधि है लेकिन इंपॉर्टेंट विधि है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।